नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी है, ठीक है, उन सभी से महत्वपूर्ण हम क्या कर रहे हैं, चर्चाएँ परिचर्चाएँ कर रहे हैं, जिसमें आपका क्या आपका वीडियो, ठीक है, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, उसी के साथ पीसीएस के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड का इतिहास हम डॉक्टर अजय रावत जी की किताब से कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है और जितना उससे मक्खन है वही आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमने इससे पहले हमने 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पहला भाग हमने उत्तराखंड के बारे में, जो इसका क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था, उत्तराखंड का परिचय था, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसके इतिहास को अगर हम इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार हम इसे 3 चरणों में हमने इसे जाना था। हमने एक बताया था आपका लोअर पैलियोथिक एज, ठीक है, जिसे हमने बताया था निम्न पुरापाषाण काल में बताया था हमने आपको, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, मध्य पुरापाषाण काल बताया था और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो क्या थे बताइए मुझे, हमने जो यहाँ प्रमुख क्या आए, राजा आए, चाहे वो खस हो जाए, चाहे वो क्या हो जाए आपके बताओ मुझे, चाहे वो आपका मोखरी वंश हो जाए, ठीक है, खस हो जाए, जो भी महत्वपूर्ण था उन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। हमने कुनिंद वंश के बारे में जाना था, ठीक है, हमने कालसी अभिलेख जाना था, अमोघ भूति के बारे में जाना था, ठीक है। हमने वहाँ से जो प्रमुख हमें ताम्र मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, अल्मोड़ा से 3 प्रकार की मिली हैं, उनके बारे में हमने जाना था, ठीक है। शकों के बारे में जाना, कुषाणों के बारे में जाना और जो कुषाणोत्तर काल के बारे में भी हमने उसके बाद चर्चा परिचर्चा की थी। उसके बाद हमने गुप्त काल के बारे में जाना और गुप्त काल के बाद हम जब 5वीं सदी में पहुंची तो हमने छांगलेस का राजवंश के बारे में, हमने लाखामंडल शिलालेख के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कार्तिकेय वंश के बारे में जाना था, उत्तराखंड में जो कार्तिकेय वंश कत्यूरी वंश है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। उससे जितने महत्वपूर्ण आपके लिए तथ्य थे उन सभी को हमने क्या किया, चर्चा परिचर्चा किया। और उसके बाद हम आए जो यहाँ पे क्या है, कुमाऊं में जो चंद वंश है, ठीक है, चंद वंश है, चंद वंश का भाग हमने पहला कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने किसके बारे में हमने बताया कि चंद वंश के संस्थापक देखो दोनों लोगों को संस्थापक माना जाता है, ठीक है। एक हमने बताया था सोमचंद, ठीक है, शिव का उपासक था, और एक हमने बताया था आपका क्या, थोहरचंद। दोनों में हमने बताया था कि सोमचंद को क्यों माना जाता है, थोहरचंद को क्यों माना जाता है, ठीक है। तो हमने उसमें भी आपको प्रमाण दिए थे, क्या 2 प्रमाण दिए थे कि सोमचंद को राजा मानने का कारण क्या है और जो थोहरचंद है उसे राजा मानने का कारण क्या है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। हमने इसके भाग पहले में कहाँ तक किया था, हमने रुद्रचंद्र तक किया था, ठीक है। हमने सोमचंद आपको बताया था कि चंद वंश का संस्थापक है, ठीक है। ये बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 700 ईसा पूर्व हो गया था, एक मांडलिक राजा था, ठीक है। मांडलिक राजा क्या होता है, जो किसी और राजा को क्या करता है, उसके अधीन कार्य करता है, कर देता है। तो ये जो सोमचंद था, तो ये डोटी के राजा कौन थे, जयदेव मल्ल थे, उसे ये कर दिया करता था, ठीक है सर, उसे कर दिया करता था। इनकी पहली राजधानी कहाँ थी, चंपावत थी। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति इसके द्वारा की गई, किसके द्वारा, सोमचंद द्वारा। राजभुंगा किला बनवाया गया, इनके द्वारा 4 किलेदार, कार्की, बोरा, तरागी, चौधरी, जो नेपाल के थे 4 किलेदार, जिन्हें चाराल कहा जाता है, उनकी नियुक्ति की गई। और 2 मंत्री, हमने बताया था मेहरा कहाँ रहते थे और फर्त्याल कहाँ रहते थे, तो ये सोमचंद के 2 मंत्री थे, इन्होंने इनकी भी क्या की थी, नियुक्ति की थी, ठीक है। हमने इंद्रचंद्र के बारे में जाना था, रेशम उत्पादन का निर्यात अधिक हुआ था, ठीक है। हमने वीणाचंद्र के बारे में जाना था, सग जाति का क्या, खस जाति का प्रभुत्व बन जाता है वीणाचंद्र के उसमें। फिर हमने वीरचंद्र के बारे में जाना था कि खस जाति का अंत करने का श्रेय किसे जाता है, वीरचंद्र को जाता है, ठीक है। हमने नानकी चंद जाना था, ठीक है, जब क्या हुआ था, अशोक चंद्र ने आक्रमण किया था। फिर थोहरचंद, हमने बताया कि थोहरचंद को भी चंद वंश का संस्थापक माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, हमने दोस्त के प्रमाण आपको बताए हुए थे, ठीक है। अभय चंद के बारे में जाना था हमने। उसके बाद ज्ञान गरुड़चंद, हमने बताया कि ज्ञान गरुड़चंद का संबंध किससे था, तुगलक वंश से था, किससे, तुगलक वंश से था। अगर बात करें तो पहला चंद शासक था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में क्या देता था, भेंट या नजराना या गिफ्ट दिया करता था, ठीक है। हमने विक्रम चंद्र जाना, हमने भारती चंद्र के बारे में जाना, रतन चंद्र, कीर्ति चंद्र, उसके बाद हम भीष्म चंद्र हमने जाना था, बालोक कल्याण चंद्र के बारे में जाना। और बालोक कल्याण चंद्र के बारे में हमने बताया था कि इसने लाल मंडी के लिए क्या क्या करवाया था, 1563 ईस्वी में निर्माण करवाया था। कहाँ, पलटन बाजार, कहाँ, अल्मोड़ा में, जिसे आज फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाता है। और वहीं बता दूं, इसके साथ
शासनकाल में चंद्रवंश की राजधानी अल्मोड़ा में बनकर पूरी हुई थी। लेकिन बताना मुझे किसके शासनकाल में जो चंद्रवंश की राजधानी थी वो अल्मोड़ा स्थानांतरण हुई, बन के पूरी हुई, तो किसके उसमें, बालू कल्याण चंद्र के उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने उस वाले भाग का अंतिम हमने रुद्रचंद्र के बारे में 1568 से 1597 तक क्या रहता है, इनका शासनकाल रहता है, अकबर के समकालीन होते हैं। ठीक है, अकबर की स्वाधीनता किसने, रुद्रचंद्र ने क्या की थी, स्वीकार की थी। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली के सूबे में दर्शाया गया था, हमने बताया था। और वहीं रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नगर जो आपका आज उधम सिंह नगर में पड़ता है उसका भी स्थापना किसने की, रुद्रचंद्र ने की। और अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया। और बधागढ़ का युद्ध में क्या होता है, रुद्रचंद्र का सेनापति मारा जाता है। ठीक है, बधागढ़ का युद्ध होता है तो वहां इसका सेनापति का नाम था पुरुषपंत, वो मारा जाता है। और हमने बताया था रुद्रचंद्र ने त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक क्या पुस्तक लिखा था और 4 ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। ठीक है, ब्राह्मणों को अलग अलग वर्गों में बांटा था, चौथानी ब्राह्मण, तिथानी हो गया और पितलीय ब्राह्मण हो गया। ठीक है, और हमने रुद्रचंद्र के कुछ महत्वपूर्ण आपको ग्रंथ बताए थे, जैसे यथा उषा रागोदया किसकी है, रुद्रचंद्र की है। सैनिक शास्त्र किसकी है, रुद्रचंद्र की है। यथाति चरित्रम पूछेगा, रुद्रचंद्र की है। और त्रिवेणिक धर्म निर्णय ये भी रुद्रचंद्र की है। तो आज हम इसका भाग 2 अब चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में, लक्ष्मी चंद के बारे में। ठीक है, लक्ष्मी चंद से आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे और हमारा चंद्रवंश का क्या हो जाएगा, जो राजाओं का सीरीज है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लक्ष्मी चंद का एक बड़ा भाई भी था, बड़ा भाई का नाम क्या था, शक्ति गुसाई था, जो क्या था, जन्मांध था, मतलब जन्मांध में जन्म से ये अंधा था। तो उस कारण लक्ष्मी चंद क्या बनता है, यहाँ का राजा बनता है। हमें कहाँ इसके प्रमाण मिलते हैं, जहांगीर की क्या है, तुजुक ए जहांगीरी में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में किसका वर्णन मिलता है, लक्ष्मी चंद का। 1597 से 1621 तक ये क्या करता है, राज्य करता है कुमाऊं में, जिसे लखुली बिराली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखुली बिलारी के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, बताइए मुझे क्यों जाना जाता है। तो ये गढ़वाल का शासक होता है मानसा की, वहां ये क्या करता है, 8 बार आक्रमण कर देता है। कौन, डर डर के 8 बार आक्रमण करता है। कौन करता है, लक्ष्मी चंद करता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे लखुली बिराली कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अब और डीपली जानेंगे। सॉरी, चंदों की जो वंशावली है उसमें इसे क्या कहा गया है, जो चंदों की वंशावली मिलती है उसमें इसे क्या कहा गया है, इसे लक्ष्मी चंद कहा गया है। ठीक है, मानवोदय काव्य है उसमें से लक्ष्मण चंद कहा गया है। और भूनाकोट के ताम्रपत्र में से लक्ष्मण चंद्र कहा गया है। देखो इसके हमें 3 नाम मिलते हैं, जो चंदों की वंशावली है जिसमें सभी राजाओं के नाम है, उसमें तो इसका नाम क्या है, लक्ष्मी चंद है, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, मानवोदय काव्य में इसका लक्ष्मण चंद मिलता है। ठीक है, अब भूनाकोट ताम्रपत्र में पूछेगा तो ये लक्ष्मीन चंद इसका नाम मिलता है। ठीक है, पुराने मंदिरों का जीर्ण उद्धार करवाया। ठीक है, जो पुराने मंदिर थे जो क्या थे, क्षतिग्रस्त थे, उनका नए से निर्माण किसने करवाया, लक्ष्मी चंद्र ने करवाया। अगर बात करूं तो 1602 में जो बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार कौन करता है, लक्ष्मी चंद करता है। अगर आप जब बागेश्वर जाएंगे तो आप देखो, आपको पता है बागेश्वर क्या, गोमती और सरयू के तट पर। ठीक है, गोमती और सरयू के संगम पर आपका क्या है, बागनाथ मंदिर है। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे जो क्या है, जो बोर्ड लगाया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा कि लक्ष्मी चंद्र ने 1602 में बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, पहले से था लेकिन जीर्णोद्धार करवाने का श्रेय किसे जाता है, लक्ष्मी चंद्र को जाता है। कुमाऊं में जो पुराने टूटे फूटे क्षतिग्रस्त या जिनकी हालत ठीक नहीं थी उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने का, उनकी मरम्मत करवाने का कार्य कौन करता है, लक्ष्मी चंद करता है। ठीक है, याद रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1602 में बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार करवाने का श्रेय से प्राप्त है। ठीक है, गढ़वाल शासक मानसा पर 8 बार आक्रमण कर देता है। बताओ इसे क्या ऐसी चढ़ गई जो इसने 8 बार गढ़वाल पे क्या करता है, मानसा के पास क्या करता है, ये आक्रमण करता है और 7 बार तो हार जाता है। ठीक है, जब करने को 8 बार ही क्या करता है, मानसा के साथ क्या करता है, युद्ध करता है, 7 बार हार जाता है लेकिन फिर से 8वीं बार जाता है, जीत जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी प्रकार ये क्या करता है, लक्ष्मी चंद भी हार नहीं मानता है, गढ़वाल शासक मानसा पर
7 बार हार के भी क्या करता है, आक्रमण करना बंद नहीं करता है। 8वीं बार जाता है, जीत जाता है। और जो मानसा का जो सेनापति था उसका नाम था खतड़ सिंह मारा जाता है। ठीक है, 8वें युद्ध में क्या हो जाता है, गढ़वाल शासक मानसा का जो क्या था, सेनापति था खतड़ सिंह, वो मारा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि इसने 2 न्यायालयों की स्थापना की। ठीक है, 2 न्यायालय बनवाए। किसने बनवाए 2 न्यायालय, बताइए मुझे फटाफट बताना। किसने, लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, एक का नाम था न्योली न्यायालय, एक का नाम था न्योयाली और दूसरे का नाम था बिस्टाली। ठीक है, देखो जो न्योवाली न्यायालय था उसमें समस्त जनता का क्या होता था, उन्हें न्याय मिलने का कार्य होता था। और जो बिस्टाली था उसमें सैनिक वर्ग का मामला दर्ज किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने न्योवाली और बिस्टाली नामक न्यायालय की स्थापना की, तो लक्ष्मीचंद ने। न्योवाली में समस्त जनता के लिए उनके मामले दर्ज किए जाते थे और बिस्टाली में आपका सैनिक मामला दर्ज किया जाता था। ठीक है, देखो राज्य कर्मचारियों को 3 वर्गों में बांटा इसने। ठीक है, एक सरदार, एक फौजदार, एक नेगी। अब देखो तीनों का कार्य अलग अलग था। लक्ष्मीचंद ने जो राज्य के कर्मचारी थे उन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया। सर उसमें पहला आपका था सरदार, दूसरा फौजदार, तीसरा आपका नेगी। तो सरदार का कौन था, सरदार जो परगने का शासक होता था उसे इसने क्या कहा, वो सरदार होगा। ठीक है, फौजदार मतलब तो सैन्य अधिकारी। ठीक है, सैन्य अधिकारी को फौजदार कहा। और नेगी क्या होते थे, ये राज्य के छोटे अधिकारी होते थे जो जनता से क्या करते थे, कर वसूल करते थे। ठीक है, कर वसूल करते थे। कर को नेक भी कहते हैं, नेक दस्तूर भी कहते हैं। तो नेक के कारण इन्हें नेगी भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो नेगी राज्य के छोटे अधिकारी या कर्मचारी होते थे जो समस्त जनता से क्या करते थे, दस्तूर, नेक या कर लिया करते थे। ठीक है, तो 3 वर्गों में बांटा हमने, बताया सरदार हो गया, फौजदार हो गया, नेगी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके 39वें नंबर के राजा आते हैं विजय चंद। लक्ष्मीचंद की अगर बात करूँ, कौन आते हैं, विजय चंद। देखो एक और महत्वपूर्ण है, अगर लक्ष्मीचंद्र की बात करूँ तो लक्ष्मीचंद्र में आपको बता देता हूँ, भूमि पर उस समय अनेक कर लगाए गए थे। ठीक है, लक्ष्मीचंद्र के में जैसे जूला हो गया। ठीक है, जूला क्या है आपसे पूछेगा, आप जूला हो गया। ठीक है, जूला क्या है, एक प्रकार का कर है। ठीक है, अगर आप जूला न पूछे, आपसे पूछे क्या, सिरती पूछे। ठीक है, सिरती पूछा है। ये देखो जो लेक्चरार एग्जाम 2021 हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, बेकर हो गया, रचिया हो गया, कूत हो गया, भात हो गया, नेगी, साऊ, रतगली, कनक, बकरिया। ठीक है, सीकदार, नेगी आदि मिलते हैं। ये भिन्न भिन्न क्या है आपके, हमने बताया कि ये क्या है, कर हैं, अनेक प्रकार के। किस प्रकार के कर हैं, तो ये भूमि कर हैं। सर किस प्रकार के, भूमि कर है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से सिरती किस प्रकार का कर है, तो ये क्या, लैंड पे दिया जाने वाला क्या था, टैक्स था, कर था, भूमि पर दिया जाने वाला कर था आपका। जूला हो गया, सिरती हो गया, बेकर, रचिया, कूत, भात, नेगी, साऊ, रतगली, कनक, बखरिया। ये आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है लक्ष्मीचंद के बाद आता है 38 नंबर का शासक जो होता है, 48 नंबर का विजय चंद होता है। 1624 से 1625 तक ये क्या करता है, एक ही साल का इसका क्या रहता है, शासन रहता है। बसु पुरोहित को चंपावत में पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान में देने का वर्णन मिलता है। सुखराम कार्की ने इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, जो विजय चंद है, विजय चंद की हत्या कौन करवा देता है, सुखराम कार्की करवा देता है। कौन है, सुखराम कार्की। अगर बता दूं मैं आपको तो देखो त्रिमल चंद सदृश उत्साही एवं क्या था, बताओ मुझे, उत्साही एवं राज शासन में दक्ष राजकुमार था। लेकिन सुखराम कार्की ने मैं बताया कि मार्फत को विजय चंद को क्या करवा दिया था, मरवा दिया था। उसके 2 प्रमुख हमने प्रतिद्वंदी बताए थे, एक त्रिमल चंद्र हो गया और दूसरा हमने कौन बताया था, बताइए, विजय चंद हो गया। ठीक है, विजय चंद के हंता सुखराम कार्की को मरवा डाला था बाद में विनायक भट्ट ने, और विनायक भट्ट की आंखें भी निकला दी थी और पीरूलाला को देश निकाला कर दिया था। हमने जब मैराथन क्लास हमने पढ़ी थी, हमने वहाँ इसके बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, हमने बताया विजय चंद, हमने बताया आपको विजय चंद। उसके बाद हमने त्रिमल चंद्र की बात करूं तो त्रिमल चंद्र अगर बात करूं 1625 में से 1638 तक। ठीक है, 1625 से 1638 तक, तो उसने सर्वप्रथम षड्यंत्रांतियों में जो विजय चंद्र के हंता सुखराम कार्की था। ठीक है, अगर बात करूं विजय चंद्र को किसने मारा, सुखराम कार्की को मारा। ठीक है, सुखराम कार्की ने विजय चंद्र को मारा। जैसे ही त्रिमल चंद्र राजा बनता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये
सुखराम कार्की को क्या कर देता है, उसे मरवा देता है। ठीक है, उसे क्या करवा देता है, सुखराम कार्की को मरवा देता है तथा विनायक भट्ट की आंखें निकलवा देता है। जो विनायक भट्ट था उसकी क्या करता है, आंखें निकाल देता है और पीरूलाला का क्या कर देता है, देश निकाला कर देता है। क्योंकि विजय चंद्र को मरवाने में रसोइयों व राज चेलियों का क्या था, इनका भी क्या हाथ था। तो ये क्या करता है, सबसे पहले इनका काम तमाम कर देता है। ठीक है, देखो तिरुमल चंद्र ने महिपत शाह की शरण ली थी और ठीक है, और उसी की सहायता से, महिपत शाह की सहायता ये राजा बनता है और सुखराम कार्की को क्या कर देता है, मरवा देता है, विनायक भट्ट की आंखें निकाला देता है, पीरूलाला को देश निकाला कर देता है। ठीक है, गद्युड़ा ताम्रपत्र में इसे क्या महाराज कुमार कहा गया है। ठीक है, इसे क्या, गद्युड़ा ताम्रपत्र में तिरुमल चंद्र को आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र में तिरुमल चंद्र को महाराज कुमार कहा गया है, तो गद्युड़ा ताम्रपत्र में। ठीक है, गद्युड़ा ताम्रपत्र में। इसके बाद कौन आ जाता है, अगर बात करूं तो इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद आपका बाज बहादुर चंदा आता है, बाज बहादुर चंदा आता है। तो बाज बहादुर चंद के बारे में भी हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बाज बहादुर चंद का शासनकाल रहता है 1638 से 1678 ईस्वी तक। क्या करता है, बाज बहादुर चंद क्या करता है, शासन करता है। कौन, बाज बहादुर चंद। ठीक है, तो बाजपुर नगर की स्थापना किसने की, सर बाजपुर नगर की स्थापना किसने की, तो बाज बहादुर चंद ने की थी। तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किसने किया, सर बाज बहादुर ने किया। किसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया, बाज बहादुर चंद ने किया। इसके काल में नौलखिया माल या 84 माल तराई में दिया करते थे। ठीक है, 9 लखिया माल और 84 माल तराई में। ठीक है, कटेहरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था इस क्षेत्र में। कटेहरी जो राजपूत थे उन्होंने अधिकार कर लिया था और मुगल बादशाह का शाहजहाँ के दरबार में गया था। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में कौन गया था, बाज बहादुर चंद गया था। कर्मचारी की बात करो तो इसका एक कर्मचारी था काशीनाथ। काशीनाथ ने क्या, काशीपुर नगर की स्थापना की थी। काशीपुर जो आज आपका नैनीताल, काशीपुर, ये रामनगर, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर वाला बेल्ट है। तो रुद्रपुर का तो रुद्रचंद ने किया था। ठीक है, बाजपुर का तो बाज बहादुर ने किया था। किसने किया था, बाजपुर का किसने किया था, बताना मुझे। और इसका ही एक मंत्री था, कर्मचारी था काशीनाथ, उसने क्या, काशीपुर की स्थापना की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कोई इशू, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो हम आगे परिचर्चा करते हैं। ठीक है, कतूरियों के गढ़ मनीला गढ़ पर भी आक्रमण किया, किसने, बाज बहादुर ने। ठीक है, गूठ भूमि कैसे, मंदिरों में, ये कैलाश मानसरोवर यात्रियों को दान में दिया था इसने। ठीक है, गूठ भूमि मंदिरों को दान में दी जाती है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों को किसने दिया था, बाज बहादुर चंद ने दिया था। और हथिया देवाल मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कहाँ है ये आपका थल और पिथौरागढ़ में। थल और पिथौरागढ़ में हथिया देवाल मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने इसे बनाया वो एक हाथ से ही बनवाया था। ठीक है, तब नाम इसका क्या, हथिया देवाल मंदिर पड़ गया। ठीक है, भोटिया व तिब्बतियों से सिरथी कर लगाया था। हमने बताया सिरथी क्या है, भूमि का कर है। हमने बताया, फटाफट रिवीजन कराएंगे। हमने बताया था जूला कौन सा प्रकार का कर है, सिरथी हो गया। ठीक है, लेक्चर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेकर हो गया, रचिया हो गया, कूत हो गया, भात हो गया, नेगी हो गया, साव हो गया, रतगली हो गया, कनक हो गया, बकरिया होगा, सीकदार, नेगी आदि ये क्या थे, विभिन्न प्रकार के क्या थे, कर थे। तो उसी में तिब्बतियों पर इन्हें सिरथी प्रकार का कर लगाया था। ठीक है, एक दिन के बेगार से अधिक ले जाने पर प्रतिबंध लगाया इसने। ठीक है, एक दिन से ज़्यादा आप बेगार नहीं ले सकते हो, उस पर इसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसने प्रमुख पद भी सृजित किए थे। ठीक है, प्रमुख पद सृजित किए थे, जिसमें आपका पनेरू हो गया, फुलेरिया हो गया, हरबोला, मठपाल। तो आइए, पनेरू कौन होता था, पनेरू कौन होता था, जो पानी लाता था, पानी की जो क्या करता था, पता पनेरू कौन होता था, बताइए मुझे। ठीक है, पानी से संबंधित कार्य जिसके थे, पनेरू। ठीक है, फुलेरिया क्या होता था, जो फल फूल लाता था, फल फूल होता था। हरबोला का काम क्या था, जगाने का काम था। ठीक है, और मठपाल क्या था, मंदिरों का रक्षक था। ठीक है, पनेरू पानी से संबंधित, ठीक है, पानी लाने वाले को पनेरू। ठीक है, और फुलेरिया फूल फल लाने के लिए। ठीक है, राजदरबार में। हरबोला राजदरबार को जगाने वाला हरबोला। मठपाल मंदिरों का रक्षक। तो ये इसने क्या किए थे, प्रमुख पद सृजित किए थे। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा हरबोला पद सृजित किया गया, तो ये किसके द्वारा, बताइए किसके द्वारा। तो किसके द्वारा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपने बोला सर किसके द्वारा में, बताइए फटाफट, किसने हरबोला पद, बताइए मुझे किसने, बताओ मुझे किसने किया था, फटाफट बताइए। हरबोला हो गया,
ठीक है, फुलेरिया हो गया, पनेरू हो गया और मठपाल हो गया। तो ये आपका बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है उद्योग चंद आता है 1678 से लेके 1698 तक, 1678 से लेके 1698 तक उद्योग चंद का क्या रहता है, शासन रहता है। ठीक है, बाज बहादुर चंद का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब क्या, बड़ा पुत्र था। ये उद्योग चंद किसका, बाज बहादुर चंद का ज्येष्ठ पुत्र था। उद्योग चंद के पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र कब 1679, ठीक है, 1679 ईस्वी में मिलता है। उसमें उल्लेख है कि उसकी बीमार माँ को ठीक करने के लिए राजवैद्य वरद जोशी को भूमि दान देने का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी की बीमार माँ थी जिसे धाई नाम की क्या एक बीमारी हो गई थी, और उसी बीमारी का इलाज करने के लिए क्या करता है, राजवैद्य वरद जोशी को क्या करता है, भूमि दान का वर्णन मिलता है। ठीक है, उद्योग चंद भारती चंद के बाद पहला चंद शासक था जिसने डोटी नरेशों से संघर्ष किया था। देखो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसने भारती चंद के बाद चंद शासक पर क्या किया था, उद्योग चंद ने भारती चंद के बाद पहला चंद शासक था जिसने क्या, डोटी नरेशों के साथ क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बताइए मुझे कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम है तो बताना, नहीं तो आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। ठीक है, हमने जो ये आपको इधर बताया था ना, इसमें देखो ये अगर आपको बात करूं कि जो उद्योग चंद्र की माँ थी, जो इनकी माता जी, उन्हें धाई माता की बीमारी थी, धाई माता की बीमारी है। ठीक है, उसका प्रतीत धाई माता के अंत करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए राजवैद्य को बुलाया था। ठीक है, राजवैद्य को बुलाया था किस दिन, सूर्य ग्रहण के दिन संकल्प की गई भूमि को राजा ने बड़देव जोशी को क्या कर दी थी, हमने प्रदान कर दी थी। वह राजवैद्य था किसका, इसका, हमने इसके बारे में आपको बताया हुआ। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, उद्योग चंद भारती चंद के बाद पहला चंद शासक था जिसने डोटी नरेश से संघर्ष किया। ठीक है, स्टार लगा लेना है। उद्योग चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था, देवपाल था। ठीक है, उद्योग चंद का समकालीन राजा पूछेगा तो डोटी का नरेश कौन था, देवपाल था। ठीक है, कुछ डोटी अभियान चले तो उसमें आपका देखो, डोटी अभियान में डोटी नरेश ने काली कुमाऊं पर अधिकार किया। उद्योग चंद ने डोटी के ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर भी क्या कर लिया, 1683 में अधिकार कर लिया था। उद्योग चंद ने 1688 में डोटी के शीतकालीन राजधानी जुराइल द्वीपाइल पर भी अधिकार किया था। आपसे पूछेगा कि 1688 में डोटी के शीतकालीन राजधानी जुराइल और द्वीपाइल पे किस चंद शासक ने अधिकार किया, तो आपने बोला सर उद्योग चंद किसका बेटा था, बाज बहादुर चंद का बेटा था। ठीक है, जुराइल द्वीपाइल की बात करूं तो जुराइल द्वीपाइल कोट युद्ध भी होता है, क्या होता है, कोट युद्ध भी होता है 1696 में। उद्योग चंद्र प्लस डोटी नरेश कौन था, देवपाल था। ठीक है, देवपाल और उद्योग चंद्र के मध्य क्या होता है, जुराइल और द्वीपाइल का कोट युद्ध होता है। इसमें अगर बात करूं तो जो चंद सेनापति कौन, शिरोमणि, ठीक है, शिरोमणि जोशी क्या हो जाता है, मारा जाता है। ठीक है, जो उद्योग चंद्र का क्या था, सेनापति शिरोमणि जोशी था, वो जुराइल द्वीपाइल कोट के युद्ध में मारा जाता है। जुराइल द्वीपाइल युद्ध कोट युद्ध कब हुआ था, तो जुराइल और द्वीपाइल कोट युद्ध की बात करूं तो 1696 में हुआ था। कहाँ, बताना मुझे। ठीक है, उद्योग चंद्र और डोटी नरेश देवपाल के मध्य हुआ था। इसमें चंद्र सेनापति शिरोमणि जोशी क्या हो जाता है, मारा जाता है। ठीक है, उद्योग चंद्र के बाद जो 52वां नंबर का शासक हुआ वो आता है ज्ञानचंद्र। ठीक है, ज्ञानचंद्र, इसका शासनकाल आपका कब होता है सर, 1698 से 1708 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, बधानगढ़ पर आक्रमण कर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ ले गया और कहाँ, अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि वह चंद वंश का कौन सा शासक है जिसने बधानगढ़ पर आक्रमण कर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अपने साथ अल्मोड़ा ले गया और वहीं स्थापित कर दिया, तो ये ज्ञानचंद्र है। गढ़वाल शासक का अगर बात करूं तो किसका, फतेह शाह का ये क्या था, समकालीन था। ठीक है, ज्ञानचंद्र क्या, फतेह शाह, उस समय गढ़वाल में राजा कौन थे, गढ़वाल का जो शासक था वो था फतेह शाह, तो फतेह शाह का ही क्या था, ये समकालीन था। डोटी पर भी इसका क्या, आक्रमण इसने किया था। ठीक है, तो ज्ञानचंद्र हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है जगत चंद्र, 53 नंबर का शासक जो होता है जगत चंद्र होता है। 1708 से लेके 1720 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, लोकप्रिय व कुशल शासक था ये। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत चंद्र के शासनकाल को क्या कहा जाता है सर, 5 स्टार लगा लेना है।
इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस चंद वंश के राजा या चंद वंश के शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जगत चंद, जगत, जगत क्या है, सारा जगत में क्या है, स्वर्ण है, तो स्वर्ण काल जगत चंद्र के क्या कार्यकाल को कहा जाता है। बहुत ही लोकप्रिय व कुशल यह शासक रहा, ठीक है। जनता के हित में अनेक कार्य इसके द्वारा किए गए। जगत चंद का समकालीन हमने बताया कौन था गढ़वाल में, उसमें फतेह शाह था। जगत चंद ने गढ़वाल के लोहबागढ़ व बधागढ़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। व उसके बाद श्रीनगर पर भी इसने चढ़ाई कर दी। श्रीनगर पर भी इसका क्या हो गया, अधिकार हो गया। और मुगल बादशाह बहादुर शाह से इसने क्या की, भेंट की, ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह से भी ये क्या की, इसने भेंट की थी। जगत चंद की मृत्यु कैसे हुई, था तो बहुत ही क्या था, ये फेमस, कुशल, लोकप्रिय शासक था, लेकिन इसकी मृत्यु किसके कारण, चेचक से मारा गया। चेचक रोग से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, जगत चंद्र का पुत्र आता है देवी चंद्र। देवी चंद्र की बात करूं 1720 से लेके 1726, ठीक है। ये आप यहाँ देखना, आप मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना। 1720 से लेके 1726 तक कौन रहता है, जगत चंद्र का बेटा कौन रहता है, देवी चंद्र रहता है, ठीक है। जगत चंद्र का पुत्र है, हमने आपको बताया, ठीक है। जगत चंद्र का पुत्र क्या है, देवी चंद्र है। तो देवी चंद्र की अगर बात करूं तो देवी चंद्र ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया, ठीक है। पापा ने जब आक्रमण किया तो मैं भी तो करूंगा ना। तो देवी चंद ने क्या कर दिया, देवी चंद ने गढ़वाल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। गद्दी पर बैठते समय उसने अपने खजाने में प्रभुत धन की प्राप्ति की। गद्दी से बैठने से पहले इसने अपने खजाने में प्रभुत धन की प्राप्ति की। कहा जाता है कि वह चाटुकारों से घिरा रहता है। देवी चंद चाटुकारों से क्या रहता था, घिरा रहता था, इसके चाटुकार। और इसने सब बहुत धन खर्च किया अपने चाटुकारों पर, ठीक है। चाटुकार क्या करते थे, चाटुकार इसकी बहुत ही क्या करते थे, तारीफें करते थे। तो चाटुकारों पर इसने अपना क्या किया, बहुत ही धन खर्च किया, इसलिए इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे, देवी चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि चाटुकारों ने इसकी बहुत ही क्या की है, तारीफ की है। इसने चाटुकारों को भी क्या, बहुत सारा दान और दक्षिणा देने पर व्यय कर दिया। इस अर्थ में उसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस शासक को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद्र को। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, देवी चंद्र को। क्यों, क्योंकि ये चाटुकारों से घिरा रहता था, इसने अपना सारा धन इन पे उड़ा दिया था, ठीक है। देखो रोहिल्ला सरदार दाऊद खां को भी सेनापति इसने नियुक्त किया गया था। ये आपका क्या था, देवी चंद्र के बारे में इतना आपका क्या था, इंपॉर्टेंट था। जितना इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया। वहीं अगर देवी चंद्र के बाद आपका क्रमशः अजीत चंद्र, कल्याण चंद्र, दीप चंद्र, मोहन चंद्र, प्रद्युमन चंद्र, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन साहब, ये क्या बनते हैं, अलग अलग क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तो अब हम जानेंगे कि देवी चंद्र के बाद जो आते हैं आपके 55 नंबर के अजीत चंद्र, तो 1726 से लेकर 1729 तक शासनकाल रहता है। इनके समय या इसके समय माणिक मान गैंडा व पूरन मल्ल के द्वारा राज्य प्रशासन चलाया गया। देखो राजा था ये, ठीक है, नाम मात्र का राजा था, लेकिन असली जो शासन चला रहा था वो माणिक मान गैंडा व पूरन मल्ल के हाथों में था। ये उनकी कठपुतली था, ठीक है, उनकी क्या था, ये कठपुतली था। और वहीं अगर बात करूं तो ये उनके हाथ पे क्या करता था, नाचा करता था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपका 56 नंबर का शासक आता है कौन, कल्याण चंद्र आता है। कौन आता है, कल्याण चंद्र आता है। 1729 से लेके 47 तक कल्याण चंद्र क्या करता है, यहाँ अधिकार करता है। इसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। आपसे पूछेगा कि किस चंद्रवंश के राजा के समय प्रसिद्ध जो क्या है, कल्याण चंद्रोदय है, उसकी रचना हुई। तो कल्याण चंद्र के उसमें किसके द्वारा, कवि शिव द्वारा की गई थी। अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया, बताइए मुझे, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया? तो किसने बनाया, आपने बोला सर किसने बनवाया, कल्याण चंद्र ने बनवाया, ठीक है। ताम्रपत्र नंबर E.73 में .73 में आपको इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। राजधानी को राजबुंगा कहा गया। इसकी राजधानी को क्या कहा गया, राजबुंगा कहा गया था, ठीक है। वहीं कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा भी इसे दी गई। कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा किसे दी गई, तो कल्याण चंद्र को कुमाऊं का क्या कहा गया, कुंभकर्ण कहा गया था। इसका एक दीवान था, दीवान का नाम था शिवदत्त जोशी। दीवान का नाम क्या था, शिवदत्त जोशी था, जिसे कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। आपसे पूछेगा कि किस शासक के दीवान को
कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। तो शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुमाऊं में रोहिल्लों का आक्रमण जो हुआ था उसका सफलतापूर्वक ये क्या करता है, दमन कर देता है। ठीक है, वहीं आगे कल्याण चंद्र रोहिल्लों के डर से भागकर गैरसैंण भाग गया। बाद में क्या कल्याण चंद्र क्या हो जाता है, रोहिल्लों के डर से भाग जाता है गैरसैंण में। ठीक है, वह गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह से संरक्षण मांगा। प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र को 3 लाख रुपये उधार देकर रोहिल्लों के युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। वह रोहिल्लों से संधि की थी। ठीक है, कल्याण चंद्र हमने बताया कहाँ, ये रोहिल्लों के डर से गैरसैंण भाग जाता है और प्रदीप शाह से संरक्षण मांगता है। प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र को 3 लाख रुपये उधार देकर रोहिल्लों के युद्ध की जो क्षतिपूर्ति के रूप में दिए और रोहिल्लों के साथ संधि करवा दी थी। उसके बाद आपका आता है 50 नंबर का जो शासक होता है दीपचंद आता है। कौन आता है? दीपचंद आता है। 1748 से लेके 1777 तक शासन करता है। 48 से लेके 1777 तक शासन करता है। कल्याण चंद्र का पुत्र है। दीवान इसका क्या है? हर्षदेव जोशी है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्षदेव जोशी के बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करूं तो 1752 ईस्वी में दीपचंद ने गढ़वाल के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाया था और पानीपत का तृतीय युद्ध भी इसी के समय हुआ था। ठीक है, इसी के समय, ठीक है, जब दीपचंद क्या था, यहाँ शासन कर रहा था कुमाऊं में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था 1761 में। कमेंट में बताना पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, बताना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप एक्टिविटी करोगे। ठीक है, बताना मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मोहन चंद्र आता है। 58 नंबर का जो शासक होता है वो आपका कौन है? मोहन चंद्र है। 1777 से लेके 1779 तक ही रहता है। ठीक है, 79 तक रहता है। इसने दीपचंद्र प्लस इसका सेनापति था हर्षदेव जोशी को जेल डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल डाल दिया। और गढ़वाल का शासक कौन था उसमें? ललित शाह था, जिसने अल्मोड़ा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया था। हर्षदेव जोशी व अन्य दरबारियों ने मिलकर गढ़ नरेश ललित शाह के पुत्र प्रद्युम्न शाह को क्या 1779 में प्रद्युम्न नामक, ठीक है, प्रद्युम्न नामक शासक को कुमाऊं पर बुलाया, निमंत्रण दिया और वहां का शासक बनवा दिया था। ठीक है, तो ये मोहन चंद्र था। मोहन चंद्र के बाद आपका आ जाता है अंतिम शासक जो है 59 का, वो है आपका क्या? प्रद्युम्न शाह है। तो 1779 से लेके 1786 तक, ठीक है, 1786 तक कौन रहता है आपका? 1786 तक कौन रहता है? अंतिम, मतलब कि अंतिम मुख्य शासक जो आपका है अभी प्रद्युम्न चंद्र है। 1779 ईस्वी में कुमाऊं का शासक बना। 1786 में गढ़वाल लौट आया था, क्योंकि गढ़वाल लौट आया था। वह प्रद्युम्न शाह के रूप में शासन करने लगा था। प्रद्युम्न शाह के बाद हर्षदेव जोशी, प्रद्युम्न शाह के बाद ना हर्षदेव जोशी ने क्या किया? प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे क्या किया? कार्य किया था। ठीक है, इसके बाद आपका 60 नंबर का जो शासक था शिवचंद्र आता है। 1788 में कुमाऊं के शासन पे बैठता है। शिवचंद्र ने 1788 में हर्षदेव जोशी की मदद से चंद वंश का शासक बना। देखो, अब इसे देखो, मैंने बताया प्रद्युम्न शासक महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम शासक ये होता है। उसके बाद इसका सेनापति जो हर्षदेव जोशी है वो क्या करता है? प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है और ये शिवचंद्र नामक व्यक्ति को क्या करता है? यहाँ चंद्रवंश का शासक बना देता है। कब? 1788 में। ठीक है, उसके बाद 61 नंबर का शासक आपका महेंद्र चंद्र आता है। ठीक है, 1788 से लेके 1790 तक ये क्या करता है? यहाँ पे शासन करता है। ठीक है, चंद वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से चंद वंश का अंतिम शासक पूछेगा, तो ये क्या है आपका? अंतिम शासक महेंद्र चंद्र है। ठीक है, हमने बताया था किसके बाद? हमने यहाँ देखो, यहाँ हमने अगर आपको बात करूँ तो प्रद्युम्न चंद्र के बाद देखो इसका जो क्या था? सेनापति था हर्षदेव जोशी, वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वो शिव नाम के व्यक्ति था। ये शिवचंद्र तो बाद में लगाया गया। ठीक है, शिव नाम के व्यक्ति को क्या करता है? यहाँ पे बैठा देता है, यहाँ का राजा बना देता है। बाद में उसका नाम क्या कर दिया जाता है? शिवचंद्र कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसका नाम शिवचंद्र कर दिया जाता है। ठीक है, फिर महेंद्र चंद्र, हमने बताया चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद्र था। 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र को हॉलबाग मैदान अल्मोड़ा में पराजित कर दिया था। ठीक है, 1790 का जो क्या होता है? हॉलबाग का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? महेंद्र चंद्र और गोरखाओं के मध्य होता है। इसमें महेंद्र चंद्र क्या हो जाता है? हार जाता है। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता हर्षदेव जोशी ने ही दिया था। देखो, अब ऐसा भी हमें प्रमाण मिलते हैं कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता भी किसने दिया था? हर्षदेव जोशी ने दिया था। पहले हमने बताया था कि एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था। शिव नाम के व्यक्ति को शिवचंद्र बना दिया। उसके बाद महेंद्र चंद्र आता है। महेंद्र चंद्र भी क्या होता है? गोरखाओं के साथ पराजित हो जाता है हॉलबाग के युद्ध में अल्मोड़ा में। और उनको बुलाने का श्रेय, अगर गोरखाओं को किसने बुलाया कुमाऊं में, तो ये बोलते हैं कि हर्षदेव जोशी ने ऐसा न्योता दिया था। इस
इस प्रकार चंद्रवंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। चंद्रवंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। सोमचंद्र से हमने कहाँ तक जाना, महेंद्र चंद्र तक जाना कि कौन कौन से शासक आपके लिए कि किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा लगाए गए कर, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा अन्य अकबर हो गया, ठीक है, शाहजहाँ हो गया, फिर वो तुगलक हो गया, उनके साथ हमने संबंधों के बारे में परिचर्चा की। इस प्रकार कुमाऊं में क्या हो जाता है, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन, महेंद्र चंद्र के द्वारा चंद्रवंश का यहाँ पे समापन होता है। अब होता है उत्तराखंड में कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतिहास पढ़ें तो हम कुमाऊं बोलेंगे, ठीक है। तो 1790 में क्या होता है, गोरखाओं का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है कुमाऊं में, ठीक है, गोरखाओं का आगमन हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक और हम लाएंगे, चंद्रवंश के जो प्रमुख क्या हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक कार्य थे, उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ के जो प्रसिद्ध प्रमुख कर थे, प्रमुख पद थी, उनके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। घटपाल किसे बोलते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। उससे पहले अगर बात करूँ तो एक पालीग्राम युद्ध हुआ था 1786 में, ठीक है, ये छूट गया था बीच में। तो मोहन सिंह ने हर्षदेव जोशी को परास्त कर पुनः राजगद्दी पर प्राप्त की थी, ठीक है। देखो मोहन सिंह ने क्या हर्ष जोशी को परास्त किया और पुनः राजगद्दी प्राप्त किया। हर्षदेव जोशी अगर बात करूँ, हर्षदेव जोशी ने पुनः मोहन चंद्र पर 1788 ईस्वी में आक्रमण करने पर मोहन सिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। और मोहन सिंह की हत्या करने के बाद हमने बताया था कि शिव सिंह नामक व्यक्ति को ये क्या कर देता है, शिवचंद नाम से 1788 में चंद्रवंश का शासक बना देता है, ठीक है। ये जो पालीग्राम का युद्ध हुआ था 1786 में हुआ था, जब क्या होता है, जब प्रद्युम्न चंद्र क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आपका क्या हुआ था, आपका क्या हुआ था, ये कौन सा युद्ध बताया हमने, ये पालीग्राम का युद्ध हुआ था। उसके बाद ये शिवचंद नाम के व्यक्ति को राजा बनाता है। शिवचंद के बाद महेंद्र चंद्र आता है, जो क्या चंद्रवंश का अंतिम शासक हो जाता है। इस प्रकार चंद्रवंश का समापन होता है और कुमाऊं में गोरखाओं का आगमन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या जानेंगे, कुमाऊं में जो क्या होता है, गोरखाओं का आगमन होता है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो क्या चंदों के साथ चंद शासकों के नेपाल के साथ क्या संबंध रहे, ठीक है। और उसी के साथ हमने बताया कि हम किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे जो यहाँ इनके द्वारा जो प्रमुख कर लगाए गए थे, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। जो चंदों द्वारा क्या लगाए गए थे सर, प्रमुख कर लगाए थे, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। जो यहाँ के प्रमुख क्या थे, पदाधिकारी थे, जो यहाँ के अधिकारी थे, कि किस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जानेंगे। हमने बताया कि जैसे जूलिया हो गया, सिरती हो गया, बैकर, रखिया, कूत, भेंट, मांगा, साहू, रतगली, खेनी, कपिलनी, कटक, कैटक, ठीक है, ताना, टांड, घी कर, मौकर, भात कर, गाय चराई, भैंस कर, ये सब हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे क्या, जो यहाँ के प्रसिद्ध क्या थे, पदाधिकारी थे, और जो राज्य शासन में जो क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आगामी आने वाली जो सभी यूके SSC या PSC आपका, ठीक है, वीडियो वीपीडियो लेखपाल हो गया, ठीक है, आपका लोअर PCS, अपर PCS, ARO सभी उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी हमने इससे पहले ज्योग्राफी के हमने बहुत सारे भाग कर लिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड का ज्योग्राफी विथ हमने क्या किए हैं, एक्सप्लेन्स करके आपको समझाया हुआ है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास में हमारे क्या 5 भाग कंप्लीट हो गए हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। अभी जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।